हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द जेई प्लैनेट प्लेटफॉर्म, जहां हम बात कर रहे हैं अपने पावर कोर्स को लेकर। जी हाँ, ये कोर्स जो है ये 11th गोइंग टू 12th स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली जेई ओरिएंटेड है, मगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर आप पूरा कोर्स यूट्यूब पे करवाने वाले हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, हम पूरा कोर्स यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के लिए अगर समय यूट्यूब पे नहीं मिल पाया हमें, ठीक है, तो हम आपको उसके लिए भी बता देंगे कि कैसे आप उन प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को अवेल कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शुरू हो जाएगी, मगर उससे पहले थोड़ा सा क्या कर लेते हैं। पहले वाला यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम फेज 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर है, दैट इज 14। ठीक है। एंड इसके बाद हम पहले एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फेज 2 यानी कि एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जिक्र शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो मजा आने वाला है। ठीक है। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन शुरू करें, कुछ बातें कि यार ये वाला सेशन जो है वो सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स तो पढ़नी ही है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और जो बच्चे केवल 12th बोर्ड पर फोकस करना चाहते हैं अभी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोर्ड के एग्जाम में 100 on 100 टारगेट लेकर चल रहे हैं। नीट के एग्जाम में 45 में से 45 के 45 क्वेश्चंस ओरली करने के लिए एफर्ट मारेंगे। हो सकता है 4-5 सवालों के लिए पेन वाकई उठाना भी पड़े, मगर 45 में से मोर देन 40 क्वेश्चंस ओरली और सही करके आने का टारगेट लेकर चलेंगे। और जेई जिसको हम पूरा ओरिएंट करके चल रहे हैं, जेई पे ही पूरा फोकस रख के भी चला जा रहा है, उसमें भी मैक्सिमम सवालों से जद्दोजहद किए बगैर सही जवाब तक पहुंचने की हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। जेई मेंस, जेई एडवांस में आपको ऐसा लगेगा, जेई मेंस में तो कम से कम आपको ऐसा लगेगा कि सारे ही सवाल सर ने बैच में करवाए हुए थे, उन्हीं में से आया है। जैसा कि हमें हर साल बच्चे बताते हैं कि सर ऐसा लग रहा था मानो पेपर ही आपने डिजाइन किया हो, है ना। और जेई एडवांस में भी कुछ चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर आती हैं। मैक्सिमम चीजें कॉमन तो नहीं आती, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है, मगर सिमिलर आ जाती है। एग्जैक्टली वही उठ के नहीं दिखेगा, मगर इतना जरूर है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना ट्रेन होने के बाद तुम उन किसी भी लेवल की सवालों से डील करने में सक्षम हो चुके होंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जेई प्लैनेट का लिंक है, जिसका इस्तेमाल करके आप हमारे जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे, जहां पे आपको क्लास नोट्स और उससे रिलेटेड जो स्टफ है वो सारा मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात प्लस और आइकॉनिक की आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक का क्या एक बेसिक सा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस है, एक नहीं अनेक डिफरेंस है, इनके बारे में मैं लेक्चर के एंड में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। तो चलिए, मुद्दे की बात अभी हमारी ये रही कि हमने हमारी पिछली मुलाकात में यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल फेज 1 में ये समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। हमने ये भी समझा कि यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, और एक खास बात हमने ये देखी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालते टाइम सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने आप में एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, यानी दूरी की पावर 1 पे निर्भर कर रहा था। और मैंने आपको ये कहा था कि लीनियर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बिल्कुल ही स्पेशल सा लेक्चर बना के मैं डिलीवर करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि फिजिक्स में कब कब आप सिर्फ ओरली सिस्टम को देखकर, देखते ही खटाक से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सारी चीजें लगाकर मैथमेटिकली, जहां बाकी की जनता इंटीग्रेट कर रही होगी, बाकी की जनता मैथमेटिकली बाकी सारे टूल्स लगा रही होगी, आप उठा कॉन्सेंट्रेट करने का काम करोगे, आप उठा के फिजिकल क्वांटिटीज को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करोगे, तो उसके लिए उसके पीछे की जानकारी इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जानकारी देने के लिए मैंने आपको पिछली बार कहा भी था, और बहुत जल्दी मैं एक स्पेशल लेक्चर सीरीज आपको ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स या ट्रिक्स इन फिजिक्स के ऊपर भी देने वाला हूं। ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं हमने पिछली मुलाकात में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि यार इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक जैसे दिखे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार के सिस्टम भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। उससे एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होगी, और जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ठीक है।
और अपने आप में लीनियर कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे जहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज लग रहा है। तो कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, ब्रेकिंग ऑफ चार्ज या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि एक्सियल लाइन क्या होती है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला एक्सेस जो होता है वो एक्सियल लाइन होता है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होने वाला और एक्सेस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन। ऑलराइट, तो अब अभी अपने को क्या करना है हमें यहाँ पे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड सिमिलरली कर लेते हैं इसकी कार्बन कॉपी, और वो जो टारगेट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ, ऑन द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पता है ना क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट ऑफ, एट एनी एक्सियल, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे सिलेबस में केवल और केवल शॉर्ट डाइपोल्स हैं। तो हम देखेंगे कि इन जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, फिर हम देखेंगे कि शॉर्ट डाइपोल्स के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, और उसके बाद कर देंगे उसका क्या कंक्लूजन, कर देंगे क्या बेटा, उसका कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, कंक्लूजन करेंगे और आज के इंटरैक्शन में केवल इतनी सी ही बात करेंगे, क्योंकि आज की मुलाकात रखते हैं थोड़ी सी छोटी। आज आपको पढ़ाई नई वाली कम करनी है, न्यू कंटेंट कम पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ पूरा चैप्टर शुरू से लेके अब तक, यानी पिछले 13 लेक्चर और आज का लेक्चर फटाफट से क्विक रिकैप करेंगे, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली मुलाकात यानी अगले लेक्चर में मैं प्रॉपरली एनसीईआरटी डिस्कस करना शुरू करूं। ठीक है ना, जेई हो या नीट, एनसीईआरटी बेस जाता है और मोस्टली लोग उसी को कंप्लीट करके नहीं जाते, वो तो बेस है यार, तो उसको तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर डे, ये सारी चीजें हमने आपके लिए प्लान की है, पूरे साल के लिए प्लानिंग है ना। तो जोश के साथ लगे रहिए, रिवीजन भी होगा। तो देखते हैं कंक्लूजन में क्या है यार इससे पहले आइए एक एक करके केसेस डिस्कस करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक एक्सियल लाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ये एक्सियल लाइन है यार इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना शुरू करते हैं। देखिए क्या है एग्जैक्टली, यहां पर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं M और N। ठीक है, M और N दो पॉइंट्स हैं, एक पे चार्ज है +Q और एक पे चार्ज है -Q। दोनों के बीच की दूरी बेटा 2a है, एंड O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी किसी एक से a दूरी पर है, किसी एक से a दूरी पर है। सेंटर ऑफ डाइपोल से, सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी अपार्ट, r दूरी अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लगे हाथ तो ये भी बोल दोगे कि सर ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये रही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑलराइट, सो इफ आई से कि मैं यहां पर M चार्ज की वजह से, M चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पेन रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, and this is electric field due to at P due to M, electric field at P due to M, ये वाला वेक्टर। और N वाले की वजह से देखो तो चार्ज उतना ही है मगर करीब है और नेगेटिव है, चार्ज उतना ही है मगर P पॉइंट से करीब है और नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ खींचेगा और करीब होने के कारण बड़ा फील्ड लगाएगा, नेगेटिव होने के कारण टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड होगी और बड़ा होने के कारण अपनी तरफ लगाएगा, तो ये होगा E
जो पी पॉइंट पर है एन वाले चार्ज की वजह से वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे है एन वाले चार्ज की वजह से वो वाला वेक्टर। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम बोलेंगे शेयर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहलाता है बेटा? आप कहते हैं नेट इफेक्ट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स, यानी आप वेक्टर एडिशन करेंगे सर। आप बोलेंगे पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एम वाले चार्ज के कारण प्लस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एन वाले चार्ज के कारण, दोनों है सर, दोनों है सर। अब भाई पी पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एम वाले चार्ज के कारण लिखोगे तो बोलोगे के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी। तो सेंटर से दूरी आर है, सेंटर से दूरी आर है और ये दूरी ए है, तो टोटल दूरी कितनी यार? आर प्लस ए और उस पूरे का स्क्वायर। डायरेक्शन यदि लिखना चाहो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो इससे दूर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो दूर है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उल्टी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उल्टी है, माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर, वो डायरेक्शन उधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे लिखना चाहो एन वाले चार्ज के कारण तो देखो वो इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है, राइट। मैग्नीट्यूड कितना होगा? के इंटू क्यू बाय सेंटर से दूरी है आर और ये वाली दूरी है ए, सेंटर से दूरी है आर और ये वाली दूरी है ए, तो इसे आप लिख सकते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर। और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी यार? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है, तो ये पी कैप है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, तो ये पी कैप है। यहां से अगर आप के क्यू कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन के साथ 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे पी कैप भी अलग से आ जाएगा, यहां पर पी कैप भी अलग से निकल कर आ जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी हमें, ठीक है? बात क्लियर है बॉस? ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आप बोलेंगे पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है that will be equal to kq. Can I write it as वन पॉजिटिव माइनस हो गया ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू पी कैप, ठीक है जी। डायरेक्शन के तौर पे आपने कहा के क्यू, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, स्क्वायर अगर बाहर निकाल लो तो a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मगर ये स्क्वायर तो दोनों में था, तो दोनों में आ गया, दोनों में आ गया। क्लियर है मामला? और आपने कहा ऊपर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab होता है, 4ab होता है। छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला पढ़ा है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab माइनस माइनस 2ab 4ab हो जाएगा। तो 4 इंटू आर इंटू ए एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर इंटू पी कैप, इंटू पी कैप। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की कहानी तो यार अपने को क्लियर है, यहां तक की कहानी अपने को क्लियर है। लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, कैन आई से आर इज ग्रेटर देन 2a, मतलब 2a जो है इनके बीच की दूरी, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि ये 2a दूरी r से काफी छोटी है। सो क्या आप ऐसा बोल दोगे कि ये निकल कर आ जाएगा के क्यू, और आप क्या कर सकते हो ये जो 4 है ना, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, ये k रहने दिया, एक q यहां है, एक 2 a के साथ रख दिया 2a, और ये r है, और ये r है। ध्यान से सुनना यार, आप ये भी कह सकते हो, फॉर दिस r इज ग्रेटर देन a, सो ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये तकरीबन आर स्क्वायर के ही बराबर है। ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तकरीबन आर स्क्वायर के ही बराबर है।
ठीक है, ये 2 और ये q इंटू 2a कर दिया आपने, r है ही, एंड इन द डिनोमिनेटर ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आपने r स्क्वायर लिखा, और बाहर भी एक स्क्वायर खड़ा है, और p कैप को भूलना नहीं है, p कैप को भूलना नहीं है। तो जरा गौर से देखिए, नीचे आया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को तकरीबन तकरीबन r स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है यानी r की पावर 4, और ऊपर है एक r, तो एक r को काटोगे तो नीचे r की पावर 3 बचेगा। तो बेटा आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू के, ये q इंटू 2a को आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। p कैप ऑलरेडी है ही, p कैप ऑलरेडी है ही, ये r यहां से कट चुका है और r क्यूब नीचे है, ये r यहां से कट चुका है और r क्यूब नीचे है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे जो नेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2k, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वेक्टर आ जाएगा यार, पूरा वेक्टर आ जाएगा। सो इट इज 2k p बाय r क्यूब, 2k p बाय r क्यूब, ठीक है ना, 2k p बाय r क्यूब। क्लियर है मामला? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, प्रोवाइडेड दिस इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, फॉर शॉर्ट डाइपोल्स ओनली, क्योंकि इसमें आपने अजम्पशन लगाई है, इसमें आपने अजम्पशन लगाई है। अगर आप शॉर्ट डाइपोल्स की अजम्पशन नहीं लगाते तो इसके बाद सॉल्व करते यार, यहां तक चीजें तब भी सही होती, यहां तक सुपरपोजिशन के बाद चीजें तब भी सही होती, मगर उसके बाद वो सही नहीं होती क्योंकि अजम्पशन लगा दी ना यार। देख लो इसे ढंग से एक बार, वीडियो को पॉज करो, मेरा सजेशन है बेटा इसे खुद से लिख के देखो, अभी के अभी डराइव करके देखो, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसे अभी के अभी खुद से लिखने का प्रयास करें, फिर वीडियो को रिज्यूम करें अगले टारगेट की तरफ। ऑल राइट, आई बिलीव कि आप इसे प्रॉपरली कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं अगले फेज की। अब हमारा अगला फेज क्या है? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बतानी है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये रही हमारी एक्सियल लाइन, ठीक है, ये है हमारी एक्सियल, ये हमारी एक्सियल लाइन, ये हमने यहां रख दी, ठीक है, ये हमने यहां रख दी, और ये रही हमारी इक्वेटोरियल लाइन, ऑल राइट, एंड आई कैन डू इट लाइक दिस, राइट। चलो, आपने बोला यहां पॉइंट M है, आपने बोला यहां पॉइंट N है, यहां प्लस Q है, यहां माइनस Q है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल O है, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां की दूरी a है, यहां से यहां की दूरी a है, और आपने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी यार, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, एंड दैट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इसी को क्या बोलते हो यार अपना? इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो, है ना। ये यहां दिखा देते हैं, देखिए, ऑल राइट, ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल लाइन। तो आपने कहा सेंटर ऑफ डाइपोल से, जैसे पिछली बार भी आपने देखा था, सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी पे, तो आप बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी पे देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P, ऑलराइट। तो यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना सर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर होगी, लाइक दिस, एंड लेट इट बी E नॉट, दैट इज इक्वल टू KQ बाय, ध्यान से देखो, यदि ये दूरी r है, ये दूरी a है, सो इट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है कि भाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? इट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पे? KQ बाय दूरी का स्क्वायर, KQ बाय दूरी का स्क्वायर, ठीक है। यही बात
अगर आप इस वाले चार्ज की वजह से करने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे कि यार ये चार्ज ना नेगेटिव है। यदि ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन यू लिख सकते हैं ई नॉट, और ये भी कितना होगा भाई, ये होगा के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये भी वही होगा। तो इसका नाम भी ई नॉट है। क्यों? क्योंकि यार ये भी दूरी तो वही है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनफैक्ट आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही तो है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का सिग्निफिकेंस क्या है सर? कॉन्ग्रुएंट होने का सिग्निफिकेंस ये है कि यदि ये वाला एंगल फाई है बाय सीपीसीटी, इस वाले एंगल को भी फाई होना पड़ेगा। और अगर आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें यहां पर एक वाइट कलर में, चलो वाइट कलर में लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बोलोगे सर अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। क्यों होगा भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑलराइट। और आप बोलेंगे ये फाई है तो ये भी फाई होगा बाय सीपीसीटी, मगर अगर ये फाई है तो बेटा ये भी फाई होगा, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये फाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये फाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये फाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। तो क्या बोल सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं सर ऐसा है, हम बोल सकते हैं कि ये जो ई नॉट आपने बनाया फाई एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट बना लीजिए। देखना मैंने स्लाइटली डिफरेंट कलर यूज किया है, ई नॉट कॉस फाई इधर और ई नॉट साइन फाई इधर, ई नॉट कॉस फाई इधर और ई नॉट साइन फाई इधर। दिख रहा है? प्रॉपर विजिबिलिटी तो है, ठीक है ना। और सिमिलरली जो ये ई नॉट है मेकिंग दिस एंगल फाई, आप जरा ध्यान से देखिए, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे ई नॉट कॉस फाई इधर, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग उसका कॉस कंपोनेंट होता है और उससे परपेंडिकुलर एक्सिस में उसका साइन कंपोनेंट होता है, ई नॉट साइन फाई इधर। और अगर और ध्यान से देखो तो देखो समझ में आएगा, ऊपर वाला ई नॉट साइन फाई और नीचे वाला ई नॉट साइन फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर वाला ई नॉट साइन फाई और नीचे वाला ई नॉट साइन फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये ई नॉट कॉस फाई और ई नॉट कॉस फाई दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? क्लियर है मामला? तो पहले चलो फटाफट यहाँ पे ना डायग्राम बना के वीडियो को पॉज करो। आई होप आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे। फिजिक्स है भाई, मूवी की तरह नहीं देखना, ठीक है ना। लिखना है, बनाना है, फील करना है। वन गुड डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। वन गुड डायग्राम इन फिजिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को ध्यान में रखना। एक अच्छा डायग्राम जो है वो 1000 इधर उधर की बातें करने में, 1000 शब्द बयां करते हैं जो चीज, वही एक अच्छा डायग्राम फिजिक्स में बयां कर देता है। तो फिजिक्स का सहारा, फिजिक्स का साथ देने के लिए ज्योमेट्री चाहिए, डायग्राम चाहिए, सुंदर 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 डायग्राम बनाने आने चाहिए यार, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस डायग्राम को खुद से बनाइए, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। ऑलराइट, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, हम ये कहेंगे कि ई नॉट साइन फाई ने काट दिया, ये जो नेट 2 ई नॉट कॉस फाई आए, दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा आया है। पिछली बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर था और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीत रही थी, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आई है ना। अब की बार क्या है? अब की बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो कैन यू से हियर जो भी पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल का डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये आएगी 2 ई नॉट कॉस फाई एंड इट विल बी माइनस पी कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की दिशा ये है तो आप उससे उल्टा चल रहे हो। तो आप लिखोगे 2 टाइम्स इट विल बी के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, और कॉस फाई लिखोगे बेटा तो कॉस फाई क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आएगा बेटा किसी भी ट्राइंगल में a ओवर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में माइनस पी कैप अप भी है, साथ में माइनस पी कैप अब भी है यार, ठीक है ना। सो इससे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, हम लिख सकते हैं 2kqa, ये माइनस पी कैप में है, एंड इन द डिनोमिनेटर ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां देखो रूट से हाफ कट गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और रूट का मतलब पावर 1/2, तो बेस सेम पावर ऐड बेटा 1 + 1/2 यानी कि कितनी? 3/2, यानी कि कितनी? 3/2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल्स r is greater than 2a, so
अब की बार आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तकरीबन तकरीबन किसके बराबर है बेटा, आर स्क्वायर के बराबर है। तकरीबन तकरीबन किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो ईपी जो नेट आ जाएगा, फिर से बात समझ में आ रही है। अगर भाई हमारे सिलेबस में केवल और केवल शॉर्ट डाइपोल्स है, जब ये दूरी काफी छोटी है इन कंपैरिजन टू ये वाला डिस्टेंस, लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल्स ना हो तो यहां तक का स्टेप तो बिल्कुल सही है, मगर इसके बाद की अजम्पशन वैलिड नहीं होगी बेटा, बाद की अजम्पशन वैलिड नहीं होगी। तो आप क्या बोल सकते हैं, ईपी नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू, ये वाले टू को इस ए के साथ लिख लो 2a, ताकि क्यू इंटू 2a को क्या कर सके बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कर देंगे अगले ही पल में, यानी माइनस पी कैप तो ऑलरेडी है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है इसको आपने आर स्क्वायर लिख दिया, और ये 3/2 है, और ये अप्रोक्सीमेट ही रिजल्ट है। पिछली बार भी अप्रोक्सीमेट ही था यार, पिछली बार भी जो आप शॉर्ट डाइपोल के लिए रिजल्ट निकाल रहे हो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही तो है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही है, अजम्पशन बेस्ड है ना, लगभग लगभग बात बराबर, लगभग लगभग बात बराबर, ठीक है। तो आपने कहा देखिए 2 से 2 पावर कट जाएगी, तो ये निकल कर आ जाएगा के क्यू इंटू 2a को आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, माइनस पी कैप है, एंड इन द डिनोमिनेटर 2 से 2 कट गया, ये आर क्यूब आया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी निकल कर आ गई, माइनस के, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया तो पी वेक्टर, मगर माइनस था तो इसलिए माइनस बाहर निकाल लिया बाय आर क्यूब, इसलिए माइनस बाहर निकाल लिया बाय आर क्यूब। और इसके लिए क्या बोल पाओगे आप, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल्स। बात क्लियर है, केवल और केवल शॉर्ट डाइपोल्स के लिए ही ये अवेलेबल है, केवल और केवल शॉर्ट डाइपोल्स के लिए अवेलेबल है। मुद्दा समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, खुद से लिखना है, खुद से लिखना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खुद से लिखना है, कंप्लीट कीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आपने खुद से इसे कंप्लीट कर लिया होगा बेटा, ठीक है। इक्वेटोरियल भी आ गया होगा, मैं तो कम करा रहा हूं, आपको करने में समय ज्यादा लग रहा है, मगर ये समय देना है। और आज मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फेज 1 यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का भी आज समापन हो चुका है। अगली मुलाकात में उसी के एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है, फिर आ जाएंगे जेई और जेई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और मौका निकाल के अगर आप में से काफ़ी बच्चे नीट वाले हैं जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं यार, ताकि मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप लोगों के लिए लगा सकूँ समय रहते, ठीक है। तो चलिए एनीवेज अभी बोर्ड और जेई को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो कई प्रकार के कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर होती है उसकी दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर होती है उसकी दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है उसकी दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उल्टी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उल्टी होती है। दूसरा कंक्लूजन, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाले के मैग्नीट्यूड का रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाले के मैग्नीट्यूड के रेशो के साथ रखें, सो ये 2 निकल कर आने वाला है, ये 2 निकल कर आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना निकल कर आएगा 2kp/r³, कितना आएगा 2kp/r³, ये कितना निकल कर आएगा माइनस ऑफ kp/r³, मगर मैग्नीट्यूड लेने पे क्या आ जाएगा kp/r³, तो 2kp/r³, kp/r³, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यार, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट, याद रखना है अपने को, रिमेंबर इट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना भी सीखेंगे, मगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फेज 3 आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फेज 3 आएगा, कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जब पोटेंशियल वगैरह कर चुके होंगे तब पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होता है,
इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से होता है, वो आर की पावर पे निर्भर ही नहीं करता, वो आर की पावर पे निर्भर ही नहीं करता। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इनफैक्ट सेमी कॉलन लगा देता हूं। ये सारी प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ बनाने के दौरान, रिजल्ट डिराइव करने के दौरान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का होगा वो पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से डिग्रेड करता है। सो आप बोल पाएंगे इट degrades faster with increasing distance, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब है ना। दूरी को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सबसे तेजी से डिग्रेड करेगा। डिग्रेड्स फास्टर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यार, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, एक ही ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो, किसके साथ, आर के साथ, तो आप बोलेंगे कि अगर आपने ये एक कर्व बना दिया लाइक दिस, दूसरा कर्व बना दिया लाइक दिस, तो डिग्रेड कौन ज्यादा तेज कर रहा है, एक इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ कौन ज्यादा तेजी से डिग्रेड कर रहा है यार, ये ज्यादा तेजी से डिग्रेड कर रहा है, सो दिस विल बी ड्यू टू डाइपोल, दिस इज ड्यू टू डाइपोल, एंड व्हाइट वाला इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, व्हाइट वाला कर्व इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है या अचानक से डिग्रेड कर रहा है बढ़ती हुई दूरी के साथ। सो डाइपोल की वजह से ब्लू वाला होगा और पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो व्हाइट वाला होगा, ठीक है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको। प्लेन शीट की वजह से बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। लाइन की वजह से भी बना सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका कर्व तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर है भाई, सारी बातें जितनी बोर्ड पे लिखी है मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होगी हमें। फटाफट से क्विक रीकैप ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बाद जो दो पहलू हमें आज की मुलाकात में करने हैं, मगर दोनों ही डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आपके सामने है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फटाफट से वीडियो को पॉज करके अपने हाथों से की हुई डेरिवेशन पे नजर मार लो यार, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे भी नजर डाल लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी के अभी नजर मारिए। ऑलराइट, मुझे लगता है आप इसमें भी हेल्दी फील कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही होगी। कंक्लूजन को ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय डी या 2k लैम्डा बाय आर, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसका फॉर्मूला है 2kp बाय आर क्यूब या kp बाय आर क्यूब, डिपेंडिंग अपॉन एक्सियल पे देख रहे हो या इक्वेटोरियल पे देख रहे हो। क्लियर है मामला? क्लियर है ना? क्लियर है, चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो तुमने फील्ड देख ली, लेकिन अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में डाल दोगे तो क्या होगा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform external electric field, in a uniform मैं अभी आप बस इतना ध्यान रख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field, in an external electric field, in an external electric field, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है, बताइए उसके साथ क्या होगा। तो दो केसेस बनते हैं, इसको अभी के लिए आप ध्यान रखना, बाकी अभी फील भी हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यदि आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, कैसी है,
यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है दैट इज आप क्या बोलोगे, दैट इज आप बोलेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। इन दैट केस आप ये बोलेंगे कि नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा डाइपोल के ऊपर वो जीरो लगेगा, ऑलवेज जीरो लगेगा। क्यों लगेगा वो अभी समझ में आ जाएगा, डायग्रामेटिकली समझा दूंगा मैं। बट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो है, दैट मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। वो हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना भी हो। तो क्यों बोला मैंने ऐसा कि हो सकता है जीरो हो और क्यों हो सकता है जीरो ना भी हो, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप क्या बोलेंगे, यदि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यदि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे आप बोल सकते हैं यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे बेटा, तो बोलेंगे नेट फोर्स कहिए या नेट टॉर्क कहिए, ये भी समझ में आ जाएगा। और इसको बस ध्यान रखना, नेट फोर्स कहिए या नेट टॉर्क कहिए, दोनों के बारे में आप बोलोगे मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग अपॉन। सर यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो समझ में आता है, उसकी एक परिभाषा होती है एक जैसा होना। नॉन यूनिफॉर्मिटी तो कई प्रकार की हो सकती है, बढ़ती हुई डिस्ट्रीब्यूशन, घटती हुई डिस्ट्रीब्यूशन, घट के बढ़ती, बढ़ के घटती हुई, लॉगरिथमिक वेरिएशन शो करती हुई, लीनियर वेरिएशन शो करती हुई, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन शो करती हुई, कोई रैंडम वेरिएशन शो करती हुई, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी के केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार की है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, मगर इन केसेस का एनालिसिस अपने को नहीं करना है। ऊपर वाले केसेस का एनालिसिस भी करना है और एनालिसिस से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होता है हमेशा, और कैसे टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। पहले उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और तब बात करेंगे उसके जीरो और नॉन जीरो होने के कंडीशन की। ऑल राइट, सो वी कैन सिंपली से दैट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है और हो सकता है जीरो ना भी हो। सर क्लियर है मामला? तो चलिए अब बात कर लेते हैं, बनाते हैं इसकी कार्बन कॉपी और कहते हैं कि अब बात करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म। अब बाकायदा क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, ये अभी अपने को पढ़ना है। क्लियर है भाई, ये अभी अपने को पढ़ना है। और इस बात को तो यार मैं कहूंगा आप ध्यान ही रखिएगा, दिस रिमेंबर, याद रखिएगा यार, जितना कंटेंट कराया जा रहा है एक्चुअल एग्जाम जेई मेन का, बोर्ड का, उसी में से देखने को मिलेगा। यहां तक कि नीट का भी कंटेंट जो कवर हो रहा है, तुमको ऐसा लगेगा कि सर ने ही पेपर बनाया है। अभी बता रहे हैं, अभी से बात मान लो, प्रॉपरली फॉलो करना है यार। हमारे कंप्लीट करते करते आप भी कोर्स को साथ में अगर कंप्लीट करें तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी, इससे मजबूत प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। क्लियर है मामला? तो साथ के साथ चलने का प्रयास करें। जब कभी ऐसा लगे, जैसा कि आप पहले भी मुझे बता देते हो कि सर हमारा बैकलॉग है, डिस्कस कर लिया करो यार।
कमेंट्स पे बता दिया करो, लाइव क्लासेस में मिलते हैं तब बता दिया करो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तब बता देना, कमेंट्स के ज़रिए बातें कर पाएंगे एक दूसरे से तो बता देना कि सर हमारा बैकलॉग है, या ये टॉपिक दोबारा करा दीजिए, या ये टॉपिक हो चुका है अब आइए इसके प्रीवियस ईयर सवाल करा दीजिए। बताना पड़ेगा तुमको, हम तो तुमको खींच के प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, इतना कंटेंट इतना माल मिल रहा है कि सवाल उसी में से आना है, लेकिन तुम अपने नोट्स रिवाइज करके जाओगे ये तो तुम ही एश्योर करोगे ना यार। तुम दिए गए काम को प्रॉपरली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, क्या लैग्स हैं आइडेंटिफाई कीजिए, हम तक अपनी बात पहुंचाइए, हम देंगे आपको उसका सल्यूशन। भूलना मत अकेले नहीं हो तुम, भूलना मत अकेले नहीं करनी ये प्रिपरेशन, हमारे साथ करनी है। हम साथ खड़े थे, साथ हैं और साथ ही आगे रहेंगे और रुकेंगे भी नहीं, थकेंगे भी नहीं जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है ना? तो सिलेक्शन, रैंक, एग्जाम का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना, पीछे पड़ के रहना है यार और हासिल करना है। ठीक है ना? चलो शुरू कर देते हैं यार। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात हो रही है। यानी अब की बार सर चर्चा ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ठीक है, और यूनिफॉर्म है, यानी इक्वी स्पेस्ड लाइंस का इस्तेमाल करूंगा, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस का, है ना, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से काफी है इतना, एक और खींच लेते हैं, देखिए, ठीक है। सो आप ये कहेंगे ये रही हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस है, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट है, यानी कि ये ई नॉट है, कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई बॉस? ठीक है। अब रखा आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दर्शा दिया, और ये दूरी जो है, ये दूरी जो है यहां से यहां तक, ये दूरी 2a बता दी यार। ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, आपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पे यदि ये चार्ज q है बेटा, प्लस q है, तो ये भी कितना होगा, माइनस q होगा। और आपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई नॉट, Q इंटू ई नॉट। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, और वो भी कितना लगेगा बेटा, Q इंटू ई नॉट, वो भी कितना लगेगा, Q इंटू ई नॉट, Q इंटू ई नॉट। क्लियर है मामला? तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में Q इंटू ई नॉट फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में Q इंटू ई नॉट फोर्स लगा। ठीक है। और यहां और यहां अगर हम लाइंस को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि देखिए नेट फोर्स तो जीरो है। क्या बोला हमने कि यहां पे नेट फोर्स तो क्या है बेटा, नेट फोर्स तो जीरो है शेयर, तो इसीलिए हमने कहा था यार नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू प्लस QE प्लस माइनस QE, वेक्टर के साथ लग जाएगा। ठीक है ना? सो दैट इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। ऑलराइट, ऑलवेज ऑलवेज। तो इसीलिए देखो मैंने आपको कहा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इसीलिए नेट फोर्स हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन टॉर्क निकालने का क्या तरीका है, बट टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है यार, टॉर्क जो है ना वो नॉन जीरो है। जो टॉर्क निकालोगे या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालोगे, टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड या टाउ ऐसे जो निकालोगे, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। ये टॉर्क किसकी वजह से है, कपल की वजह से है। टॉर्क किसकी वजह से है, कपल की वजह से। रोटेशनल मोशन में
मैंने आपको टॉर्क लिखने का एक बिल्कुल ही नया अलग अंदाज सिखाया था, F इंटू डी परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन वो एक फोर्स की वजह से लिखने वाला टॉर्क है। यहां क्या होगा बेटा, यहां आप ये बोलेंगे कि सर ऐसा है कि यहां पर ना एक इधर क्यू ई नॉट लग रहा है और एक इधर क्यू ई नॉट लग रहा है, और जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दो अलग पॉइंट्स पे लग रहे होते हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दो अलग पॉइंट्स पे लग रहे होते हैं, तो उन्हें कपल कहा जाता है, कपल कहा जाता है। और कपल की वजह से टॉर्क आता है, जिसको लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है यार, तो किसी का भी लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स into perpendicular distance d perpendicular between their line of action, line of actions। ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स का क्या मतलब है यार, ये तो क्यू ई नॉट हो गया, ये तो कितना हो गया यार, क्यू ई नॉट हो गया, इनटू जरा ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे सर ये दूरी 2a है, ये दूरी 2a है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, और अपने को क्या चाहिए, अपने को ना परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ये परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, डी परपेंडिकुलर। तो कैन यू से सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये है पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, जब दोनों ही वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो इनके बीच में बनने वाला छोटे वाला एंगल यदि थीटा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें डी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, 2a हाइपोटेनियस है और ये थीटा है। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो जाए तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस साइन थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2a साइन थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो जाए तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो आपने कहा ये निकल कर आ गया 2a साइन थीटा। अब आप लिख सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, q इंटू 2a को अलग से लिख देते हैं, फायदा आपको पता है क्या है, ई नॉट को अलग से लिख देते हैं और साइन थीटा को अलग से लिख देते हैं। तो आपने कहा q इंटू 2a को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, साथ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आ गया, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। देयरफॉर आप बोलोगे टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वेक्टोरियली अगर हम चलेंगे, वेक्टर रिलेशंस के बेसिस पे चलेंगे, तो हम बोलेंगे कि टाउ वेक्टर जो है, टाउ वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो डाइपोल पे लग रहा है उसका फॉर्मूला है P क्रॉस E, P क्रॉस E। इस फॉर्मूले को भी आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यदि यहां से मैं आपको इक्विलिब्रियम जज करने के लिए बोलूं, फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप बोलेंगे कि सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो पहले से था भाई, नेट फोर्स तो वैसे भी जीरो लग रहा था ना, तो आप चलने वाले इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर रहे, आप घूमने वाले इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ये जो टॉर्क है कांस्टेंट है कि वेरिएबल। देखो यार ये P क्रॉस ही कांस्टेंट दिख रहा है सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, P भी यूनिफॉर्म है, तो कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट आना चाहिए सर। लेकिन बीच के एंगल को आप भूल गए यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, तो भी तो टर्निंग के कारण पल पल ये एंगल बदल रहा है, टर्निंग के कारण पल पल ये एंगल बदल रहा है टर्न करते टाइम। तो अगर एंगल बदल रहा है तो इसमें छुपा हुआ एंगल जो जहां यहां नजर आ रहा है वो देखो वो तो बदल रहा है, बदल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कैसा टॉर्क है यार, वेरिएबल टॉर्क है, वेरिएबल टॉर्क है, तभी आप कहते हैं मे और मे नॉट बी जीरो। वेरिएबल टॉर्क है तभी आप क्या कहते हैं, मे और मे नॉट बी जीरो। ऑलराइट, बात समझ में आ गई कि टॉर्क जो है दैट मे और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क जो है दैट मे और मे नॉट बी जीरो। ये तो बस स्टेटमेंट याद रखनी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, मगर फोर्स तो पक्का पक्का जीरो है। तो फोर्स तो पक्का पक्का जीरो है, टॉर्क जो है वो जीरो आ भी सकता है और नहीं भी। तो चलो उसके जीरो आने के बारे में बात करते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम,
कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल तो पहले से है सर, ट्रांसलेशनल तो पहले से है, कंप्लीट की बात करो, चल तो पहले से भी नहीं रहा, घूमने से भी रोक दो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क कितना हो जाना चाहिए यार, 0, यानी पीई साइन थीटा कितना हो जाना चाहिए, 0, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी कि थीटा 0 डिग्रीज हो जाना चाहिए या 180 डिग्रीज हो जाना चाहिए, और 0 और पाई, ठीक है ना, रेडियन में। तो आप बोलोगे कि बॉस ऐसा है, ऐसा है कि जब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब थीटा के 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो याद रख लो अभी के लिए, अगले चैप्टर में फील कराऊंगा, याद रख लो अभी के लिए अगले चैप्टर में फील कराऊंगा कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी यार, बात समझ में आ गई होगी। देखिए इनमें से कुछ कुछ चीजें दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बयां होगी, वर्क डन भी होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकलेगा, सब होगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो आवश्यक चीजें हमें पढ़नी है, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 यानी कि एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ने और सीखने वाले हैं। तो एक बार हम दोबारा से इलेक्ट्रिक डाइपोल को दोहराएंगे फेज 3 दूसरे वाले चैप्टर के दौरान। क्लियर है मामला? अभी के लिए इतना काफी है यार, अभी के लिए इतना काफी है। तो आज के डिस्कशन में केवल ये वाली डेरिवेशन आप लेक्चर के बाद आराम से नोट्स रिवाइज करते हुए एक बार देख लेना, इजी सी डेरिवेशन है, हो जाएगी तुमसे, ठीक है। तो आज के लिए कंटेंट इतना ही, बाकी की मेहनत आपकी है यार, काम जरूर करना है, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिलना भी, ठीक है ना। अगली मुलाकात एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ। तो देखो बेटा, ये जेई प्लैनेट का लिंक है जिसका यूज करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे। क्लास की सारी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट स्टफ जो है वो वहां पे आपको शेयर होगा। प्लस और आइकॉनिक के बारे में हम बात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था क्लास की शुरुआत में। भाई प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। यानी वंस यू गेट द लाइव, वंस यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आप किसी भी एडुकेटर के, किसी भी मतलब बहुत सारे टीचर्स से बहुत सारा कुछ सीख सकते हो, ये आपका बेनिफिट है। मैं तो हूँ ही यार तुम्हारे साथ, है ना। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, और टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये गाइडेंस, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो आप उठा सकते हैं। उसको भी और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और बाकी बच्चों तक भी वो बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप हमारा कोड वही वाला यार, फिजिक्स माया PHYMAYA का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज का डाउट फीचर अपने आप में काफ़ी अच्छा फीचर है यार। ये फीचर क्या कहलाता है, क्या करता क्या है? आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के दौरान भी जितने आपके डाउट्स आते हैं उन सभी डाउट्स को आप आज का डाउट फीचर का यूज़ करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो भी हमारी नज़रों के सामने है, ठीक है भाई। तो प्रोसेस को स्मूथ बनाइएगा, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फॉलो करना है। जो मार्च के मंथ में अभी तक के बैचेस लॉन्च हुए हैं उनकी डिटेल आपके सामने है। हमारा वाला यानी कि एम जेईई 2022 के लिए, यानी आपके साथ जो हमारा बैच है वो भी 21 मार्च से लॉन्च हो जाएगा। उसकी डिटेल भी मैं आपको कल या परसों की क्लास में देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर बैच होगा जिसका टारगेट ही होगा कि यार हमें जेईई 22 और IIT एडवांस, जेईई एडवांस 22 और जेईई मेन 22 फोड़ना है साथ में, ठीक है ना यार। ये जो टेस्ट होते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आप लोगों के लिए, हमने करवाए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिससे फायदा क्या होगा यार, हम बार बार टेस्ट से सीख पाएंगे ये बात, हम बार बार असेसमेंट लेके सीख पाएंगे ये बात कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्पेशल टॉपिक की डिमांड हो तो भूलना मत, 11वीं पूरी रिवाइज करवाएंगे। 11वीं जो है वो पूरी रिवाइज करवाएंगे, लेकिन 12वीं कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना। बीच बीच में स्पेशल क्लासेस रखेंगे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे तुमको बुलाएंगे और वहां 11वीं के टॉपिक्स के बारे में एकदम धुरंधर तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है।
अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है, असेसमेंट टेस्ट जो है, ये आपके सामने है। इसका इस्तेमाल करके आप अगर आइकॉनिक और प्लस लेना चाहते हो तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट्स उठा भी सकते हो, ठीक है ना। मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाय यूजिंग दैट लिंक यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ माय शेड्यूल्ड एंड फ्री लेक्चर्स अवेलेबल। All right, and thank you so much for liking and loving JEE Planet and loving us. इसी तरीके से चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, इस बात का लुत्फ़ उठा पाएँ। इतने सारे अच्छे टीचर्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात लग के, केवल और केवल आप लोगों की सक्सेस के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय रहते ही बिना टाइम गवाए जैसे जैसे हम इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहे हैं, डिस्कशंस डाल रहे हैं, लेक्चर्स डाल रहे हैं, आप लोगों को जल्दी से जल्दी पता चल जाए और आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो और उसे हमारे साथ साथ ही कंप्लीट कर लो। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। पुराने और ये वाले सभी लेक्चर्स अभी तक के रिवाइज कीजिए क्योंकि अगली मुलाकात एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ। ऑल द बेस्ट।